गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशिएशन। बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉम्पिटिशन्स में इस्तेमाल होते हैं और स्कूल लेवल पे इसको कोई नहीं पढ़ाता। इसका जो यूज होता है वो बीटेक लेवल और बीएससी लेवल में होता है और कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन में पार्शियल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्सेलरेटेड लिक्विड कॉलम में जब प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करना होता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होता है। ये बहुत टफ नहीं होता, आप थोड़ा पेशेंस रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और मैं आपको समझा दूंगा। और न्यूमेरिकल्स में यूज करना बड़ा इजी लगेगा आपको, तो आप घबराना नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप पार्शियल डिफरेंशिएशन समझने की कोशिश करो। बच्चों, टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इफ़ अ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन independent variable, then partial differentiation of that function is defined. Suppose phi is function of x, y, z. x, y, z we have three independent variables. I mean जो phi है वो एक से अधिक तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। ऐसी सिचुएशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफाइन होगा। लेकिन अगर phi सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन होता तो पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं होता, फिर उसको हम लोग टोटल डिफरेंशियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। लेकिन जो फाई है वो तीन तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल डिफाइन होगा। कैसे होगा बच्चों? देन इट्स पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रिटर्न एज डेल फाई बाई डेल एक्स। बच्चों, यहाँ पे डी फाई बाई डी एक्स नहीं लिखते। डी फाई बाई डी एक्स को टोटल डिफरेंशियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। जब डेल सिंबल यूज होता है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल का एक्सप्रेशन होगा। ये हो गया डेल फाई बाई डेल एक्स, दैट इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ द वैल्यू ऑफ फाई, एंड वैल्यू ऑफ फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। बच्चों, इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है वो सीखो। बाय कीपिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट, देन जब तुम एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन को पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉन्सेप्ट ये होता है वाई और जेड को कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करोगे। वाई और जेड को कांस्टेंट मान लोगे और खाली एक्स को वेरिएबल मानोगे और वेरिएबल मान के एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। बच्चों, फार्मूले वही सारे इस्तेमाल होंगे जो आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा है, बस फ़र्क ये है कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे तो खाली एक्स को वेरिएबल मानोगे, वाई और जेड को कांस्टेंट मानोगे। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशियल with respect to y, del phi by del y, that is del by del y of function of x y z। बच्चों, जब y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे तो x और z को क्या मानोगे? कांस्टेंट मानोगे। सिमिलरली इट्स पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू z, del phi by del z, that is del by del z of function of x y z। बच्चों, जब इस पूरे फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर x और y को क्या मानोगे? कांस्टेंट मानोगे। सिमिलरली पोलर कोऑर्डिनेट तब मैंने आपको पढ़ाया है। बच्चों, काइनेमेटिक्स में मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाया था। वहाँ बताया गया था कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो दो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, आर कॉमा थीटा। आर को कहते थे रेडियल कोऑर्डिनेट, थीटा को कहते थे एंगुलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट में ये कैसे यूज होगा? नाउ सपोज फाई इज फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा, then its partial differential with respect to r, del phi by del r, that is del by del r of function of r comma theta।
बच्चों यहाँ खाली दो ही वेरिएबल है, तो जब आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो थीटा को कांस्टेंट मानोगे, थीटा को कांस्टेंट मानोगे, देन इट्स पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज डेल फाई बाय डेल थीटा इक्वल्स डेल बाय डेल थीटा ऑफ फंक्शन ऑफ आर थीटा। बच्चों जब आप इस फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसमें आर को क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। बस इतनी सी बात है और कुछ खास नहीं है। कुछ एग्जांपल देख लो। सपोज गिवन स्केलर फंक्शन phi equals 2x square yz cube. Find out del phi by del x, del phi by del y, del phi by del z at point 1, 1, 2। इन तीनों की वैल्यू निकालनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। गिवन स्केलर फंक्शन phi equals 2x square yz cube। बच्चों जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो phi की वैल्यू ब्रैकेट में ला के रखोगे। मैंने थ्योरी पढ़ाया कि जब x में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं y और z को कांस्टेंट मानते हैं। बच्चों y z क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा और 2 पहले से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशियल के बाहर निकाला जाएगा। फिर डेल बाय डेल एक्स के अंदर क्या बचेगा, खाली एक्स स्क्वायर। एक्स को वेरिएबल मानोगे तो इसमें जो सिंपल डिफरेंशियल कैलकुलस में फार्मूला पढ़े हो वो इस्तेमाल करो। तुम थोड़ी देर के लिए इसको ट्रीट करो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप फार्मूला पढ़ चुके हो बच्चों, वो आता है 2x। तो यहाँ लिख डालो 2x, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन इट कम्स आउट 4xyz क्यूब, इज इट। तो डेल फाई बाय डेल एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन ये वैल्यू इस पॉइंट पे पूछा है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 2। ये तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे बारी बारी से रखोगे और फिर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करोगे। वो थोड़ी देर बाद कर लेंगे। अब आप निकालो डेल फाई बाय डेल वाई, दैट इज डेल बाय डेल वाई ऑफ 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। बच्चों जब y के रिस्पेक्ट में आप करते हो x और z को कांस्टेंट मानते हो, यही सिखाया हूँ। और इसमें 2 पहले से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, बचेगा डेल बाय डेल वाई ऑफ y। अब सिंपल कैलकुलस का फॉर्मूला लगा दो, जैसे डी डी वाई ऑफ y करते हो तो आता है इक्वल टू 1, इज इट। नाउ दिस कम्स आउट व्हाट, 2x स्क्वायर z क्यूब, देन डेल फाई बाय डेल z, डेल बाय डेल z ऑफ phi, पुट द वैल्यू ऑफ phi। जब z में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो थ्योरी पढ़ाया कि x और y को कांस्टेंट मानोगे। 2 पहले से कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बाहर निकालो, अंदर बचेगा डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड क्यूब, इज इट। बच्चों डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 3z स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यह आएगा 6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। लेकिन ये तीनों वैल्यू बच्चों आपको इस पॉइंट पे चाहिए। आप क्या करो, x को 1 लिखो, y को 1 लिखो, z को 2 लिखो, यहाँ पर उनकी वैल्यू ला के पुट कर डालो। ये फार्मूला डिराइव कर चुके हो और कोऑर्डिनेट यहाँ पे ला के पुट कर डालो, सॉल्व करो, आएगा 32। यहाँ x को 1 लिखो, z को 2 लिखो, सॉल्व कर डालो, यह आएगा 60। यहाँ पे x को 1, y को 1, z को 2 पुट कर डालो, यह आएगा 24। बच्चों आपने देखा आपने कितनी आसानी से इसको कर लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिक्स में जब आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको डर लगता है, घबराहट होती है, अटपटा लगता है, लेकिन आप पेशेंस बनाकर किसी भी तरीके से उसको 1-2 बार पढ़ लो तो जो उसका अप्लीकेशन पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट, वो आपको इजी ज़रूर लगेगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, इस बात को आप समझो। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, मैं आपको यूँ ही मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। देखो ये कितना इजी हो गया। इसीलिए इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो नीट यूजी में भी पूछा गया है, जेई मेन में पूछा गया है, और जी एडवांस के लिए तो ये सब चीज़ें 40-50 साल पुरानी है। जी एडवांस के लिए नया कुछ भी नहीं है।
वन मोर एग्जाम्पल बच्चों, सपोज गिवन स्केलर फंक्शन phi of r comma theta equal to kr square sin theta, where k is a positive constant. Find out del phi by del r, del phi by del theta at point 1 comma pi by 4. बच्चों ये r की वैल्यू है यूनिट्स में, ये थीटा की वैल्यू है रेडियन में। आप इसको थोड़ी देर के लिए मीटर मान लो, और ये रेडियन तो दिया ही है, पाई बाई 4 थीटा की वैल्यू है। इस वाले पॉइंट पर इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं कैसे करूँगा, ये फंक्शन हो गया, लिख डालूँ। नाउ डेल फाई बाई डेल आर, दैट इज डेल बाय डेल आर ऑफ फाई। बच्चों जब आर में पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हो तो थीटा को कांस्टेंट मानते हो, यही सीखे हो कि यहाँ पहले से कांस्टेंट है, तो के साइन थीटा को बाहर निकालो, बचेगा क्या, डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर। अब सिंपल जो कैलकुलस का फॉर्मूला पढ़े हो वो यहाँ पे लगा दो, डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर। बच्चों ये आता है 2r, फॉर्मूला यही पढ़े हो, तो आ गया 2r के साइन थीटा, इज इट। अब निकालो डेल फाई बाय डेल थीटा, दैट इज डेल बाय डेल थीटा ऑफ फाई। जब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आर को कांस्टेंट मानोगे, इज इट। के पहले से कांस्टेंट है, क्या आर स्क्वायर को बाहर निकालो, एंड डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा। सिंपल कैलकुलस का फॉर्मूला लगा दो तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आता है, ये हो गया क्या आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यूज निकाले हो बच्चों वो तुमसे इस वाले पॉइंट पे पूछा है, तो तुम आर की जगह पे 1 पुट करो, थीटा की जगह पे पाई बाई 4 पुट करो। देखो यही फॉर्मूला डिराइव करे हो, आर इज 1, थीटा इज पाई बाई 4, दैट इज 1 बाई रूट 2 इंटू 2k। फाइनली यू हैव अंडर रूट 2k। सिमिलरली डेल फाई बाई डेल थीटा, you have got this formula, put r equals 1, theta equals pi by 4, giving you k into 1 by root 2, that is k by root 2. Done? आपने देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिया, आप डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ठीक से समझ लो। बच्चों फिर आपको इस टॉपिक में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, डेल वेक्टर ऑपरेटर। डेल पे एरो लगाते हैं तो इसको कहते हैं वेक्टर ऑपरेटर। बच्चों ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये जो डेल है वो किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट होगा, और जब फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा तब जाकर बनेगी फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बताना चाहता हूँ कि डेल ऑफ सर्टेन स्केलर फंक्शन। बच्चों ये एम्प्टी स्पेस है, न्यूमेरिकल करते वक्त यहाँ को स्केलर फंक्शन पुट किया जाएगा और कहा जाएगा कि स्केलर फंक्शन डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये वेक्टर ऑपरेटर बच्चों इसमें 3 टर्म्स इस प्रकार से होते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ स्केलर फंक्शन इंटू आई कैप, डेल बाय डेल वाई ऑफ स्केलर फंक्शन इंटू जे कैप, डेल बाय डेल जेड ऑफ स्केलर फंक्शन इंटू के कैप। तो प्यारे बच्चों जो फंक्शन यहाँ पे फिलअप करोगे वही फंक्शन यहाँ भी फिल करोगे, वही यहाँ भी करोगे और वही यहाँ भी करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे तो डेल ऑफ स्केलर फंक्शन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर में क्या करते हो बच्चों, डेल ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, एंड फाई डिपेंड्स ऑन आर कॉमा थीटा, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट। So there are only 2 terms because here we have only 2 unit vectors. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो मेरी काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर पोलर कोऑर्डिनेट्स री इन्वेंटेड टॉपिक खोलेंगे
तो वहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स का टोटल डिटेल मिल जाएगा। तो पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में केवल दो ही यूनिट वेक्टर होते हैं, ई आर कैप एंड ई थीटा कैप। ई आर कैप इज रेडियली आउटवर्ड एंड ई थीटा कैप इज perpendicular to ER cap taken in anti-clockwise sense. So since we have only two unit vectors, so there will be only two terms. This is first term and this one is second term. जैसे बच्चों कार्टेशियन में क्या होता था, तीन तीन यूनिट वेक्टर होते थे, यहाँ तीन टर्म हो गया। पोलर में दो ही यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ पे दो टर्म होगा। ये डेल बाय डेल आर ऑफ स्केलर फंक्शन इंटू आर कैप 1 बाई आर इंटू डेल बाय डेल थीटा ऑफ स्केलर फंक्शन इंटू ई थीटा कैप। बच्चों इसका जो डेरिवेशन होता है वो आपको बीटेक लेवल या बीएससी लेवल में मिलता है। आपके लेवल पे हम लोग केवल फार्मूले को अप्लाई करना ही सिखाएंगे, डेरिवेशन तो आपको फ्यूचर में मिल ही जाएगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर को इस तरह से एक्सप्रेस करते हो। इसके बाद होता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, suppose your scalar function phi is function of x y z, then gradient of phi, that is gradient of phi शॉर्ट में लिखती हो, it is defined as del phi। बच्चों del phi को ही कहते हैं gradient of phi या शॉर्ट में grad phi। इसको आपके लिए नई चीज़ है, इसको इस तरह से आप कैच करो। शॉर्ट में लिखते हैं del phi। तो ऊपर जो बताया हूँ बच्चों, एम्प्टी स्पेस में जब phi लिखते हो तो फिर यहाँ भी phi लिखोगे, फिर यहाँ भी phi लिखोगे, फिर यहाँ भी phi लिखोगे। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन तीन टर्म का बन गया। इसको कहोगे ग्रेडियंट ऑफ फाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हो। नाउ सपोज फाई इज फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई दैट इज ग्रेड फाई इज आल्सो डेल फाई। बच्चों यहाँ पे फाई पुट कर दिया तो पोलर कोऑर्डिनेट में यहाँ भी फाई रखोगे और यहाँ भी फाई रखोगे। ऊपर आपने देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट में दो टर्म थे, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई देगा, बट दिस इज इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद होगा बच्चों डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, नाउ सपोज वेक्टर ए इक्वल्स एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप, और मान के चलो कि ये जो वेक्टर है वो वेरिएबल है। आई मीन ये जो तीन कंपोनेंट हैं ये कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल है, ऐसा मान के चलो। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई कैसे डिफाइंड है बच्चों? डाइवर्जेंस डिफाइन करने के लिए हम लोग डेल का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डेल डॉट ए। ये बच्चों ये लिखने का तरीका है, लेकिन इसको कैसे ऑपरेट करते हैं आपको सीखना होगा। डेल डॉट ए, देखो डेल अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर ऑपरेटर है। तो यहाँ पे एक टेक्निक सिखाई जाएगी, वो एक्चुअल में ये वैसे नहीं होगा जैसे आप डॉट प्रोडक्ट में पढ़ती हो। इसको पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, लिखते हैं डेल डॉट ए बट पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। तो याद रखना ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं है। जो ए डॉट बी फार्मूला पढ़े हो वहाँ माना जाता है कि और बी दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। तो वहाँ पे एक्स कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, वाई कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, जेड कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ऑपरेटर है। थोड़ा ध्यान से समझना, तो ये वैसा ही नहीं है जैसा डॉट प्रोडक्ट है। इसको डॉट करके लिखा जाता है बट पढ़ा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। टेक ब्रैकेट में डेल ऑपरेटर लिख डालो एम्प्टी स्पेस के साथ, फिर डॉट लगा दो, दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट सहित लिख डालो। तो बच्चों ये एक्चुअल में डॉट नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। इनफैक्ट क्या होगा, ये जो खाली जगह है उसमें एक्स को फिल किया जाएगा। डॉट लेने के बाद खाली जगह में एक्स को फिल किया जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट है नहीं, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए ही कहलाता है। और आपको प्रोसीजर सिखाया जा रहा है, इस खाली जगह में एक्स को ले जाके फिल कर दो। और बच्चों
ए वाई को यहाँ पे ले जाकर फिल कर दो और ए जेड को यहाँ पे ले जाकर फिल कर दो। तो ये देखो तीनों खाली जगह में हमने इनको फिल कर दिया। और यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप मत लिखो। डॉट में भी यही करते हो कि यूनिट वेक्टर को हटा देते हो, यूनिट वेक्टर यहाँ भी हटा दो, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बजाय खाली जगह में इनको भरा गया है इस प्रकार से। ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है। इस प्रकार से कोई ऑपरेट करते हो, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर निकालते हो, तो उससे बच्चों आपको मिलता क्या है? स्केलर क्वांटिटी मिलता है। दिस इज कंप्लीट स्केलर क्वांटिटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद होगा बच्चों, ये मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन इसी तरह से कलरफुल मिलेंगी। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। सपोज वेक्टर ए इज गिवन और ये भी मान लो कि इसके तीनों कंपोनेंट वेरिएबल हैं, तो वेक्टर का कर्ल कैसे डिफाइन होता है? बच्चों इसको लिखते हैं डेल क्रॉस ए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि क्रॉस यहाँ पे बाउंड्री ऑपरेटर यूज हुआ है, बट ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट की तरह सॉल्व होगा नहीं। इसको कहते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर ए। तो बच्चों क्या करो, फर्स्ट ब्रैकेट में डेल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन लिख डालो, फिर क्रॉस लगा दो। सेकेंड ब्रैकेट में वेक्टर ए को एक्सप्रेशन लिख डालो। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट यूज करते हो, वही काम यहाँ भी करो। एक डिटर्मिनेंट बना लो, फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप लिख डालो। सेकेंड रो में डेल ऑपरेटर के जो 3 पार्ट्स हैं उनको लिख डालो। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट और ये तुम्हारा थर्ड पार्ट। आई मीन डेल ऑपरेटर के जो 3 कंपोनेंट हुआ करते हैं। वैसे ये एक्यूरेट लैंग्वेज नहीं होगी, क्योंकि कंपोनेंट वर्ड रियल नंबर के लिए यूज होता है, रियल फिजिकल क्वांटिटी के लिए होता है, और ये अभी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो बस आप कोएफिशिएंट कर सकते हो या ऑपरेटर कोएफिशिएंट कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर होगा ऑपरेटर कोएफिशिएंट। तीनों यहाँ ला के लिखो। थर्ड रो में बच्चों क्या लिखोगे? वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट लिखोगे। वेक्टर ए तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनको आप कंपोनेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिख डालो। अब बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने का टेक्निक सीखो, कैसे सॉल्व होगा। डिटर्मिनेंट में बताया गया कि यहाँ पे लिखते हैं प्लस, देन माइनस, देन प्लस। सो बिगनिंग विथ प्लस आई कैप, एक ब्रैकेट बना दो। बच्चों मैंने आपको ये सिखाया कि आई कैप इज कंटेन इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो दे आर कैंसिल्ड। वी हैव रिमेनिंग दिस 4 एलिमेंट्स। लेकिन प्यारे बच्चों, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये ऑपरेटर है। जानते हो क्या होगा? ये जो ऑपरेटर है वो ए जेड पे ऑपरेट होगा। दैट इज ए जेड को उठाकर इस एम्प्टी स्पेस में फिल कर दो। तो मल्टीप्लाई मत करो, ए जेड को यहाँ पे फिल करो। फिल करने के बाद जो भी आता है उसको यहाँ पे लिख डालो, फिर माइनस लगा दो। अब ऐसे करो, माइंड इट, आप मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे हो। ये वाई को यहाँ पे ले जाकर फिल करोगे। तो बच्चों फिल कर डालो और जो कुछ भी आता है उसको यहाँ लिख डालो। देन सेकेंड टर्म बिगिंस विथ माइनस जे कैप, लिख डालो। जे कैप कंटेन इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसको कैंसिल मान लो। फिर ऐसे ऑपरेट कराओ, ए जेड को ले जाकर इसमें फिल करो, या लिख डाला, फिर माइनस लगाओ,
फिर x को ले जाकर इसमें फिल करो, किया, फिर यहाँ पे लिख डालो, एंड योर थर्ड टर्म बिगिंस विथ प्लस k कैप, प्लस k कैप, and k cap contained in first row third column, so they are cancelled. Now we have 4 elements remaining. तो बच्चों ए वाई को इसमें ले जाकर फिल करो, कर लिया, यहाँ पे लिख डालो, देन पुट माइनस, एक्स को ले जाकर इसमें फिल कर डालो, कर लिया, फिर यहाँ पे लिख डालो। ये हो गया कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग कर्ल ऑफ अ वेक्टर। न्यूमेरिकल्स में जब भी हम लोग वेक्टर का कर्ल निकालेंगे इस पूरे को फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। Divergence of gradient of a scalar function. Gradient of phi, we already know that it should be expressed as del phi. तो डेल ऑपरेटर में जो 3 टर्म थे यहाँ पे फाई ला के पुट कर दिया। बच्चों ये तो हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब मुझको ग्रेडियंट ऑफ फाई का डाइवर्जेंस लेना है। तो डाइवर्जेंस की थ्योरी आपने क्या पढ़ी बच्चों? जो भी वेक्टर होता है डेल के साथ उसका डॉट लेते हो, जिसको आप लिखोगे डेल डॉट ग्रेडियंट फाई, शॉर्ट में लिखोगे डेल डॉट डेल फाई। बच्चों डेल डॉट डेल फाई को शॉर्ट में डेल टू फाई लिखते हैं, और जब डेल टू फाई लिखा जाता है इसको स्क्वायर नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लिकेशन रूल केवल रियल नंबर्स में लगता है, आई मीन फिजिकल क्वांटिटीज़ में लगता है। डेल एक ऑपरेटर है, वो अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिसको स्क्वायर कहना ठीक नहीं होगा। शॉर्ट में डेल टू फाई कह सकते हो, लेकिन चूंकि डॉट लिया हुआ है तो डेल टू लिखते वक्त यहाँ पैरो हटा दिया जाता है। डेल डॉट डेल फाई को शॉर्ट में लिखते हो डेल टू फाई, पढ़ते हो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ऐसे पढ़ते हो। तो करना सीखो बच्चों, पहले डेल ऑपरेटर एक ब्रैकेट में लिखो, फिर डॉट लगाओ, फिर दूसरे ब्रैकेट में बच्चों डेल फाई लिख डालो। ऊपर आपने डेल फाई निकालना सीखा है उसको लिख डालो। अब जब डॉट को ऑपरेट करते हो तो मैंने आपको सिखा रखा है कि ये जो ऑपरेटर है उसको इस क्वांटिटी पे ऑपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। आई मीन डेल बाय डेल एक्स को इस पे ऑपरेट करेंगे। इन अदर वर्ड्स इस पूरे फंक्शन को इस खाली जगह में भर देंगे। जब भर देंगे तो ये सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा। बच्चों ये होगा डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू, और आई कैप हटा देते हैं। ड्यू टू सेम रीजन ये जो क्वांटिटी है इसको इस वाले एम्प्टी स्पेस में ले जाके फिल कर देंगे। बच्चे जब ला के उसके भरोगे तो ये फाई का सेकेंड डेरिवेटिव इस तरह से बन जाएगा। जे कैप यहाँ से हटा देंगे। अब तीसरे में आओ, ये जो क्वांटिटी है उसको इस वाले स्पेस में ले जाके भर दो। बच्चों ये जेड के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा, और के कैप हटा दो। ये तीनों स्केलर फॉर्म में दिख रहा होगा, और डेल टू फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, डेल टू फाई। और ये बन गया फार्मूला फॉर डेल टू फाई। लेकिन ये फार्मूला बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना है। कुछ और आपको सिखा दूं, पोजीशन वेक्टर आर को इन जनरल ऐसे लिखा जाता है, ये आपने वेक्टर में पढ़ा है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर को ऐसे लिखा जाता है। ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो तुम कह सकते हो कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। डेल टू फाई का ये फार्मूला अभी अभी निकालना सीखिए।
प्यारे बच्चों, अगर फाई को मैं r पावर n मान लूँ, जिसमें r एक वेरिएबल है और n एक रियल नंबर है और ये कांस्टेंट है, तो फाई को अगर r पावर n मान लिया जाए और फाई की जगह पे r पावर n लिख दिया जाए, तो डिराइव करने पर बच्चों ये फार्मूला आता है। इसका डेरिवेशन थोड़ा लेंदी होता है, आपके लेवल से टफ होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बता रहा हूँ लर्न करने के लिए। डेरिवेशन तो आपको बीटेक लेवल में मिल ही जाएगा, तो कुछ चीज़ें मुझे कर्टेल तो करनी पड़ेंगी, नहीं तो बहुत लेंदी लगेगा आपको लेक्चर। तो इसको डिराइव करने पर आता है बच्चों n इंटू एन प्लस वन इंटू आर पावर n माइनस टू। माइंड इट, कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ n माइनस वन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये होशो हवास में सही लिखा गया है, तो डिराइव करने पर n प्लस वन ही आता है और यहाँ n माइनस टू आता है। इस फार्मूले को रट लो, फिजिक्स में जब अप्लाई करूँगा तो सिखा दूंगा। डेल टू आर पावर n का ये फार्मूला होगा, वेर n इज अ रियल कांस्टेंट। Then total change in a scalar function. Now suppose phi is function of x, y, z. Then total change in a scalar function phi. बच्चों टोटल चेंज को डी फाई लिखते हैं, डेल फाई नहीं लिखते, टोटल चेंज को डी फाई सिंबल देते हैं। और ये स्मॉल चेंज है, बट डी लग गया तो ये टोटल चेंज होगा। इसका बच्चों फार्मूला होता है ग्रेड फाई डॉट डी आर वैक्टर। बच्चों डेरिवेशन में फिर से कह रहा हूँ, किस लेवल के डेरिवेशन बीटेक में मिलेंगे आपको मैं केवल बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। डी फाई को डिफाइन किया गया है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वैक्टर। डी आर इज़ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। बच्चों डी आर को काइनेमेटिक्स में सिखाया हूँ, इसको लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप प्लस डी जेड के कैप, और ग्रेडियंट फाई थोड़ी देर पहले ऊपर सिखा दिया हूँ। बच्चों जब दोनों का डॉट लेते हैं तो ये तीन टर्म का स्केलर फंक्शन ऐसे मिलता है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर फार्मूला डिराइव करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो बच्चों डिराइव करने पर आता है डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। तो मैं ज़रा इनकी वैल्यू पुट करके इसको डिराइव करके दिखाता हूँ, ये आपके लेवल का इतना आपको ज़रूर समझाया जा सकता है। मैं इसका प्रूफ यहाँ पे दे रखा हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड इज डी फाई इक्वल्स बाय डेफिनीशन ग्रेड फाई डॉट डी आर। ग्रेड फाई को शॉर्ट में लिखते हो डेल फाई एंड डेल फाई डॉट डी आर, और डेल फाई के ये तीन टर्म आप ऊपर सीख चुके हो, तो उन तीनों टर्म को यहाँ लिख डाला। डॉट डी आर जो काइनेमेटिक्स में पढ़ाया हूँ, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको यहाँ लिख डाला। बच्चों अब क्या है ना कि ये पूरा का पूरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि खाली जगह में फाई को फिल किया गया है। अब ये ऑपरेटर नहीं कहलाएगा, ये कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी है, तो डॉट यहाँ पे लिया जा सकता है वैसे ही जैसे ए डॉट बी आप सीखे हुए हो। बच्चों ए डॉट बी में आप क्या करते थे, एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते थे, तो वक्त आ गया है कि अब आप मल्टीप्लाई करो, ऑपरेट ना कराओ। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा फर्स्ट टर्म, फिर बच्चों आप वाई कंपोनेंट को भी मल्टीप्लाई करते हो, कर डालो, ये आएगा सेकेंड टर्म, फिर आप जेड कंपोनेंट को भी मल्टीप्लाई करते थे, इसको मल्टीप्लाई कर डालो, ये कुछ ऐसा आएगा। तो बच्चों ये सिंपल है बिल्कुल, और ये आपने प्रूफ कर डाला इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो मैं इसलिए इसको आपको ज़रा डिटेल में बता दिया, किसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी फ्लूइड मैकेनिक्स में। पहले से कुछ नॉलेज रहेगा वहाँ आपको समझना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। तो प्यारे बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और थ्योरम्स होते हैं, लेकिन जो आपके लेवल का कॉन्सेप्ट है वो बस इतना ही है। इतने से आपके कंपटीशंस का काम हो जाएगा,
मतलब IIT JEE मेन एंड एडवांस और नीट यूजी का काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको सीखना नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना मैंने आपको सिखा दिया। तो आज मैंने फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 जो मेरी बुक है उसका हर कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया। अब इसमें कुछ भी पढ़ाने लायक बचा नहीं है। अब रह गया कि ट्राई आउट सप्लीमेंट में जो न्यूमेरिकल्स के आर्काइव हैं, ये बुक आप परचेज करो, ऑर्डर करके मंगाओ, लिंक मैंने शेयर किया है, और ट्राई आउट सप्लीमेंट की प्रैक्टिस करो। इससे आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस। ये काम तो आप ही को करना होगा। जैसे गैलेक्सी है, इसमें जेई मेन सेट सब्जेक्ट टेस्ट का आर्काइव है। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करो। ये सब आप करोगे तो आपको मिलेगा बेटर कॉन्फिडेंस। इसका आंसर की दिया हुआ है, सोल्यूशन मैंने नहीं दिया है। हर चीज़ रेडीमेड आपको मिलना भी नहीं चाहिए। कुछ आप खुद से एफर्ट डालो, अपनी स्किल इस्तेमाल करो, उससे आपको मिलेगा बेटर कॉन्फिडेंस। तो बच्चों, ये आर्काइव आपको खुद से करना होगा। इसमें कंपटीशंस के ही क्वेश्चन है, इसको करने से आपको बेटर कॉन्फिडेंस आएगा। ये है आपका गैलेक्सी आर्काइव। सफिशिएंट क्वेश्चन है, दिखा दे रहा हूँ कितने हैं। परचेज करोगे बुक तो सॉल्व करने को मिलेगा। कुछ पैसे खर्च करो भाई, 100 200 300 लगाओ, आप ही को फ़ायदा होगा। बच्चों, गैलेक्सी आर्काइव में 61 क्वेश्चन है, आंसर की दिया हुआ है, देखिए। फिर एक आर्काइव और है हमारी बुक में, यूनिवर्सल। इसमें RT JEE एडवांस का आर्काइव है, KVPY के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ NTSC के हैं और कुछ ओलंपियाड्स के हैं। तो इतने सारे कॉम्पिटिशन्स के आर्काइव आपको यूनिवर्सल मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन देख लो कैसे हैं। इनका लेवल 3 होगा, थोड़े टफ होंगे। ये सब आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुक में दिया हुआ है। मेरी बुक एक कंप्लीट बुक है, वो सिर्फ गाइड नहीं है। आप पढ़ोगे तो आप बहुत एंजॉय करोगे। टू द पॉइंट है, कंपटीशन के लिए टू द पॉइंट है, ना कोई चीज़ कम है ना कोई चीज़ ज़्यादा है। जितना कंपटीशंस को चाहिए उतना है, आप काफ़ी एंजॉय करोगे। बाकी समझाने का काम तो मैंने वीडियो लेक्चर में दे ही दिया है। तो आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल रहा है यहाँ पे। इसमें जो आर्काइव है इतने सारे कंपटीशंस के, उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। बच्चों, ये मैथमेटिकल टूल्स है, ये फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन इन सारे कंपटीशंस में कम ही पूछे गए हैं। इसमें कुल 20 क्वेश्चन मिलेंगे JEE एडवांस 2018 तक। ये लास्ट क्वेश्चन, ये आंसर की दिया हुआ है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये बुक ऑर्डर करोगे। मैंने ही लिखी है लाइन बाय लाइन, और इसमें से जितने आर्काइव है उसकी प्रैक्टिस करोगे और बेटर कॉन्फिडेंस गेन करोगे और रिजल्ट अच्छा दोगे, रैंक अच्छी लाओगे। जब अच्छा रिजल्ट दोगे, अच्छी रैंक लाओगे, तो आपके गार्जियन खुश होंगे, मैं खुश हो जाऊंगा, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव सभी लोग हैप्पी हो जाएंगे। एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपका करियर ऊंचा हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, मेरे साथ इतनी देर तक पेशेंस के साथ बने रहने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड डे। सी यू अगेन।